हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। पिछले एपिसोड 11 में कहानी हमें ले गई थी आयरन आइलैंड्स, जहां थियोन ग्रेजॉय अपने ही घर में एक अजनबी बन चुका है। वो लड़का जो खुद को स्टार्क समझने लगा था, अब अपने असली पिता की नजरों में खुद को साबित करने के लिए तड़प रहा है। हमने देखा कैसे बलोन ग्रेजॉय की ठंडी हंसी और कठोर शब्दों ने थियोन के अंदर बैठे सम्मान, प्यार और पहचान तीनों को कुचल दिया। वहां कोई गले लगाने वाला पिता नहीं था, सिर्फ एक राजा था जो बेटे से नहीं, एक हथियार से बात कर रहा था। और अब कहानी करवट लेती है। एपिसोड 12 हमें वेस्ट्रॉस से बहुत दूर ले चलता है, लाल बंजर धरती में, जहां न कोई ताज है न कोई सिंहासन, सिर्फ भूख, प्यास, मौत और उम्मीद की आखिरी चिंगारी। यह अध्याय है डेनेरिस टारगेरियन का, एक ऐसी रानी जिसके पास न सेना है न सोना, लेकिन जिसके साथ चल रहे हैं 3 जिंदा ड्रैगन। यह कहानी है एक लड़की की जो 14 साल की उम्र में मां बन चुकी है, रानी बन चुकी है और अब पूरी दुनिया से लड़ने के लिए अकेली खड़ी है। लाल रेगिस्तान में हर कदम मौत की ओर बढ़ता है। उसका खलासार टूट रहा है, लोग मर रहे हैं और देवता चुप हैं। लेकिन डेनेरिस रुकती नहीं, क्योंकि जो आग से जन्मी हो वो राख से डरना छोड़ देती है। तो आइए भूख, ड्रैगन और किस्मत के इस सफर पर निकलते हैं। शुरू करते हैं अ क्लैश ऑफ किंग्स, एपिसोड 12, डेनेरिस। डोथराकी लोग उस धूमकेतु को शियराक किया कहते थे, ब्लीडिंग स्टार, खून बहाता तारा। बूढ़े लोग उसे देखकर बुदबुदाते थे कि यह किसी अशुभ आने वाले वक्त की निशानी है। मगर डेनेरिस टारगेरियन ने उसे सबसे पहले उस रात देखा था जिस रात उसने खाल ड्रोगो को अग्नि चिता पर जलाया था। उसी रात जब उसके ड्रैगन जागे थे। वह देर तक रात के आसमान को निहारती रही। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि हैरानी और एक अजीब सी श्रद्धा थी। यह मेरे आने का संदेशवाहक है, उसने खुद से कहा। देवताओं ने इसे भेजा है मुझे रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन जब उसने यह बात जोर से कही तो उसकी दासी डोरिया सिहर उठी। खलीसी, उस दिशा में तो लाल धरती है, उसने डरते हुए कहा। सवार कहते हैं कि वह जगह बेहद भयानक है। वहां सिर्फ मौत और बदहाली है। जिस ओर धूमकेतु इशारा करता है, डेनेरिस ने दृढ़ स्वर में कहा, उसी ओर हमें जाना होगा। हालांकि सच यह था कि उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। वह उत्तर की ओर, उस अंतहीन घास के समुद्र में नहीं जा सकती थी जिसे डोथराकी सागर कहते थे। पहला ही खलासार जो उन्हें मिलता, उसकी बिखरी सी टोली को निगल जाता, उसके योद्धा मार दिए जाते और बाकी सब गुलाम बना लिए जाते। नदी के दक्षिण में रहने वाले लैम्बमेन की जमीन भी उनके लिए बंद थी। वे इतने कम थे कि उन शांत लोगों से भी अपना बचाव नहीं कर सकते थे और लहाजरीन को उनसे प्रेम करने की कोई वजह नहीं थी। वह चाहती तो नदी के साथ साथ चलकर मिरिन, युनकाई या एस्टापोर के बंदरगाहों तक जा सकती थी, मगर रखारों ने उसे चेतावनी दी थी कि खाल पोनो का खलासार उसी दिशा में गया है, हजारों कैदियों को अपने आगे हाँकते हुए, ताकि उन्हें स्लेवर्स बे के मांस बाजारों में बेच सके, जो किनारों पर खुले घावों की तरह सड़ते रहते हैं। मुझे पोनो से डरने की क्या वजह है? डेनेरिस ने विरोध किया था। वह ड्रोगो का को था। वह मुझसे हमेशा नरमी से बात करता था। सर जोराह मॉरमोंट ने गंभीर स्वर में कहा, पोनो आपसे नरमी से बात करता था, खलीसी। लेकिन खाल पोनो आपको मार डालेगा। वही था जो सबसे पहले ड्रोगो को छोड़कर गया। उसके साथ 10,000 योद्धा गए थे। आपके पास सिर्फ 100 हैं। नहीं, डेनेरिस ने मन ही मन सोचा।
मेरे पास 4 हैं। बाकी तो औरतें थीं, बूढ़े बीमार आदमी और वे लड़के जिनके बालों में अभी तक कभी चोटी नहीं बंधी थी। मेरे पास ड्रैगन है, उसने जोर देकर कहा। अभी बच्चे हैं, सर जोराह ने कहा। एक ही वार में अराख उन्हें खत्म कर सकती है। वैसे भी पोनो उन्हें मारने से ज्यादा कज़े में लेना चाहेगा। आपके ड्रैगन अंडे माणिकों से भी ज्यादा कीमती थे। लेकिन जिंदा ड्रैगन, उनकी कोई कीमत नहीं। पूरी दुनिया में बस 3 हैं। जो भी उन्हें देखेगा उन्हें चाहता होगा मेरी रानी। वे मेरे हैं, डेनेरिस ने तीखे स्वर में कहा। वे उसके विश्वास और उसकी जरूरत से जन्मे थे, उसके पति, उसके अजन्मे बेटे और मायगी मिरी माज दुर की मौत से जीवन पाए हुए। वह खुद आग में उतरी थी जब वे बाहर आए थे और उन्होंने उसके भरे हुए स्तनों से दूध पिया था। जब तक मैं जीवित हूं, उसने कहा, कोई आदमी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकता। अगर आपका सामना खाल पोनो से हुआ, सर जोराह बोले, तो आप ज्यादा देर जीवित नहीं रहेंगी। न खाल झाको से, न किसी और से। आपको वहां जाना होगा जहां वे नहीं जाते। डेनेरिस ने उसे अपनी क्वींस गार्ड का पहला सदस्य नाम दिया था। और जब मॉर्मोंट की कठोर सलाह और शकुन दोनों एक ही दिशा दिखा रहे थे, तो उसका रास्ता तय हो चुका था। उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और अपनी चांदी सी घोड़ी पर सवार हुई। ड्रोगो की चिता में उसके बाल जल चुके थे, इसलिए उसकी दासियों ने उसे उस हरक्कार की खाल पहनाई जिसे ड्रोगो ने कभी मारा था, डोथराकी सागर का सफेद शेर। उसका डरावना सिर उसकी नंगी खोपड़ी को ढकने के लिए हुड बन गया और उसकी खाल एक लबादे की तरह उसके कंधों से बहती हुई पीठ तक फैल गई। क्रीम रंग का ड्रैगन अपने नुकीले काले पंजे शेर की अयाल में गड़ाकर बैठा था। उसकी पूंछ डेनेरिस की बाह के चारों ओर लिपटी हुई थी। सर जोराह हमेशा की तरह उसके पास खड़े थे। हम धूमकेतु का पीछा करेंगे, डेनेरिस ने अपने खलासार से कहा। एक बार यह कह दिए जाने के बाद किसी ने विरोध नहीं किया। वे कभी ड्रोगो के लोग थे, मगर अब वे उसके थे। वे उसे अनबर्न्ट कहते थे और मदर ऑफ ड्रैगन्स, उसका शब्द ही उनका कानून था। वे रात में सवारी करते और दिन में धूप से बचने के लिए अपने तंबुओं के नीचे शरण लेते। जल्द ही डेनेरिस को डोरिया की बातों की सच्चाई समझ में आने लगी। यह धरती दयालु नहीं थी। उनके पीछे मरते और मरते हुए घोड़ों की एक लकीर छूटती जाती थी, क्योंकि पोनो, झाको और बाकी सब ड्रोगो के सबसे अच्छे झुंड ले जा चुके थे। डेनेरिस के हिस्से में बूढ़े, दुबले-पतले, बीमार और लंगड़े घोड़े आए थे, टूटे हुए, चिड़चिड़े जानवर। लोगों के साथ भी यही था। वे मजबूत नहीं हैं, उसने खुद से कहा, तो मुझे ही उनकी ताकत बनना होगा। मुझे डर नहीं दिखाना है, कमजोरी नहीं, कोई शक नहीं। दिल चाहे जितना कांप रहा हो, जब वे उसके चेहरे की ओर देखें, तो उन्हें सिर्फ ड्रोगो की रानी दिखनी चाहिए। वह अपनी 14 साल की उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी महसूस कर रही थी। अगर वह कभी सचमुच एक लड़की रही भी थी, तो वह समय अब बीत चुका था। कूच के तीसरे ही दिन मौत ने अपना पहला निशान छोड़ा। एक बूढ़ा आदमी, दांतविहीन, धुंधली नीली आंखों वाला, अचानक अपनी काठी से फिसल पड़ा। उसकी सांसें उखड़ चुकी थीं, शरीर में उठने की ताकत नहीं बची थी। उसने उठने की कोशिश भी नहीं की और 1 घंटे के भीतर सब खत्म हो गया। उसके शव पर खून की मक्खियां उमड़ पड़ी, जैसे उसकी बदकिस्मती को उठाकर जिंदा लोगों तक ले जाना चाहती हों। उसका वक्त पूरा हो चुका था, उसकी दासी इरी ने सपाट स्वर में कहा। किसी आदमी को अपने दांतों से ज्यादा नहीं जीना चाहिए। बाकी सबने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। डेनेरिस ने उन्हें आदेश दिया कि उनके सबसे कमजोर, मरते हुए घोड़े को मार दिया जाए, ताकि वह बूढ़ा आदमी नाइटलैंड्स में सवार होकर जा सके। मौत भी यहां अकेले पैदल नहीं जाती थी। 2 रात बाद मौत फिर लौटी, इस बार एक शिशु लड़की के लिए। उसकी मां की चीखें पूरे दिन गूंजती रहीं,
टूटे हुए दिल की करुण पुकार, मगर कुछ भी किया नहीं जा सकता था। बच्ची बहुत छोटी थी, सवारी के काबिल नहीं। उसके लिए नाइटलैंड्स की अनंत काली घासें नहीं थी। उसे फिर से जन्म लेना होगा। लाल बंजर भूमि में चारा नाम मात्र का था और पानी उससे भी कम। यह इलाका सूखा, वीरान और निर्दयी था। नीची पहाड़ियां, हवा से पीटी हुई समतल जमीन और हर तरफ लाल मिट्टी। जिन नदियों को वे पार करते, वे मृत आदमियों की हड्डियों की तरह सूखी होती। उनके घोड़े बस उस सख्त भूरे डेविल ग्रास पर जी रहे थे जो चट्टानों और मरे हुए पेड़ों की जड़ों के पास गुच्छों में उगता था। डेनेरिस ने आगे आगे टोह लेने वाले सवार भेजे, मगर उन्हें न कुएं मिले न झरने, सिर्फ कड़वे तालाब, उथले, सड़े हुए और तपती धूप में हर दिन सिकुड़ते हुए। जैसे जैसे वे बंजर भूमि के भीतर जाते गए, पानी के ये ठिकाने छोटे होते गए और उनके बीच की दूरी बढ़ती चली गई। अगर इस पत्थर, रेत और लाल मिट्टी के इस अनजाने जंगल में कोई देवता थे भी, तो वे कठोर और सूखे देवता थे, बारिश की प्रार्थनाओं के लिए बहरे। सबसे पहले शराब खत्म हुई, फिर वह खट्टा, गाढ़ा घोड़ी का दूध भी, जिसे घुड़सवार मीठी शराब से भी ज्यादा पसंद करते थे। उसके बाद उनकी चपटी रोटियां और सूखा मांस भी जवाब दे गए। शिकारी कोई शिकार नहीं ढूंढ पाए। आखिरकार उनके पेट सिर्फ मरे हुए घोड़ों के मांस से भरने लगे। मौत के बाद मौत आती रही। कमजोर बच्चे, झुर्रियों भरी बूढ़ी औरतें, बीमार, मूर्ख, लापरवाह, यह निर्दयी धरती किसी को नहीं छोड़ती थी। डोरिया दुबली होती चली गई, आंखें धंस गईं और उसके सुनहरे, मुलायम बाल भूसे की तरह भुरभुरे हो गए। डेनेरिस भी उन्हीं के साथ भूखी और प्यासी थी। उसके स्तनों का दूध सूख चुका था, निप्पल फटकर खून रिसने लगे थे। दिन ब दिन उसका मांस गलता गया, जब तक वह एक सूखी, सख्त लकड़ी जैसी नहीं हो गई। मगर उसे सबसे ज्यादा डर अपने ड्रैगनों के लिए था। उसके पिता को उसके जन्म से पहले ही मार दिया गया था। उसका शानदार भाई रहकर भी चला गया। उसकी मां उसे जन्म देते वक्त मर गई थी। बाहर तूफान चीखता रहा था। दयालु सर विलियम डेरी, जिसने शायद अपने तरीके से उससे प्यार किया था, वह भी एक घुला देने वाली बीमारी में चला गया। उसका भाई विसेरिस, खाल ड्रोगो, जो उसका सूरज और सितारे था, यहां तक कि उसका अजन्मा बेटा भी। देवताओं ने सब कुछ छीन लिया था। मेरे ड्रैगन नहीं, डेनेरिस ने मन ही मन कसम खाई। वे उन्हें नहीं लेंगे, कभी नहीं। ड्रैगन आकार में उन दुबली बिल्लियों से बड़े नहीं थे जिन्हें उसने कभी पेंटोस में मैजिस्टर इलिरियो की दीवारों के पास घूमते देखा था। जब तक वे अपने पंख नहीं फैलाते थे। उनके पंख उनके शरीर से 3 गुना फैलते, पारदर्शी चमड़ी के नाजुक पंखे, लंबी पतली हड्डियों पर तने हुए, रंगों से जगमगाते हुए। ध्यान से देखने पर लगता था कि उनका ज्यादातर शरीर गर्दन, पूंछ और पंख ही है। इतने छोटे। वह सोचती, जब वह उन्हें अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती। कोशिश ही, क्योंकि ड्रैगन खाना नहीं चाहते थे। वे हर खूनी घोड़े के मांस पर फुफकारते, थूकते, उनकी नासिकाओं से भाप उठती, मगर वे उसे मुंह नहीं लगाते थे। तभी डेनेरिस को विसेरिस की कही एक बात याद आई जो उसने बचपन में कही थी। सिर्फ ड्रैगन और इंसान पका हुआ मांस खाते हैं। जब उसने अपनी दासियों से घोड़े के मांस को जलाकर काला करवा दिया, तो ड्रैगन उस पर झपट पड़े। उनके सिर सांपों की तरह आगे बढ़ते और वे लालच से मांस नोचने लगे। जब तक मांस सिका हुआ होता, वे हर दिन अपने वजन से कई गुना ज्यादा खा जाते। धीरे धीरे वे बड़े और मजबूत होने लगे। डेनेरिस उनके चिकने शल्कों को देखकर अचंभित रह जाती और उस गर्मी को महसूस करती जो उनसे निकलती थी, इतनी असली कि ठंडी रातों में उनके पूरे शरीर से भाप उठती दिखती। हर शाम जब खलासार फिर से चलने को तैयार होता, वह एक ड्रैगन को अपने कंधे पर बैठने के लिए चुनती। इरी और जी की बाकी 2 ड्रैगनों को बुनी हुई लकड़ी के एक पिंजरे में रखती,
जो उनके घोड़ों के बीच लटका रहता। वे डेनेरिस के बिल्कुल पीछे सवारी करती ताकि वह कभी भी अपनी नजर से ड्रैगनों को ओझल न होने दे, उन्हें शांत रखने का। बस यही एक तरीका था। एक लंबी रात की यात्रा के बाद एक सुबह डेनेरिस ने अपने रक्तस्वारों से कहा, एगोन के ड्रैगनों के नाम पुराने वेलेरिया के देवताओं पर रखे गए थे। विसेनिया के ड्रैगन का नाम था वागार, रेहनिस के पास था मेरेक्सिस, और एगोन स्वयं बेलेरियन पर सवार होता था, ब्लैक ड्रेड। वह बोलती चली गई, उसकी आवाज में इतिहास की गूंज थी। कहा जाता था कि वागार की सांस इतनी तप्त थी कि वह एक शूरवीर का कवच पिघला दे और भीतर के आदमी को पका डाले। मेरेक्सिस पूरे के पूरे घोड़े निगल जाता था। और बेलेरियन, उसने क्षण भर रुककर कहा, उसकी आग उतनी ही काली थी जितनी उसकी शल्के। उसके पंख इतने विशाल थे कि जब वह ऊपर से गुजरता तो पूरे शहर उसकी छाया में डूब जाते। डोथराकी उसके नवजात ड्रैगनों को असहज नजरों से देखने लगे। तीनों में सबसे बड़ा चमकदार काला था। उसकी शल्कों पर गहरे लाल रंग की धारियां थीं, जो उसके पंखों और सींगों से मेल खाती थी। खलीसी, अग्गो ने धीमे स्वर में कहा, वहीं बैठा है बेलेरियन, फिर से जन्मा हुआ। डेनेरिस ने गंभीरता से उत्तर दिया, हो सकता है तुम ठीक कहते हो, मेरे रक्त के रक्त। लेकिन इस नए जीवन के लिए उसका नाम भी नया होगा। मैं उन्हें उन लोगों के नाम देना चाहती हूं जिन्हें देवताओं ने मुझसे छीन लिया। उसने हरे रंग वाले ड्रैगन की ओर देखा। यह रहेगा रहगल, मेरे वीर भाई के नाम पर, जो ट्राइडेंट के हरे किनारों पर मारा गया। फिर उसने क्रीम और सुनहरे रंग वाले की ओर हाथ बढ़ाया। और यह होगा विसेरियन। विसेरिस क्रूर था, कमजोर था, डरा हुआ था। फिर भी वह मेरा भाई था। उसका ड्रैगन वह करेगा जो वह खुद नहीं कर सका। और वह काला दानव? सर जोराह मॉमोंट ने पूछा। वह काला? डेनेरिस ने कहा, ड्रोगोन है। लेकिन जैसे जैसे उसके ड्रैगन फलते फूलते गए, वैसे वैसे उसका खलासार मुरझाता चला गया। उनके चारों ओर की धरती और भी ज्यादा बंजर होती जा रही थी। अब तो डेविल ग्रास भी मुश्किल से उगता था। घोड़े चलते चलते गिर पड़ते और इतने कम बचते कि कुछ लोगों को पैदल ही चलना पड़ता। डोरिया को बुखार चढ़ गया और हर बीते कोस के साथ उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उसके होंठों और हाथों पर खून भरे छाले फूट पड़े, उसके बाल गुच्छों में झड़ने लगे। एक शाम तो उसमें अपने घोड़े पर चढ़ने की भी ताकत नहीं बची। झोगो ने कहा कि या तो उसे वहीं छोड़ दिया जाए या उसे काठी से बांध दिया जाए। मगर डेनेरिस को डोथराकी सागर की वह रात याद आ गई जब लिस की उस लड़की ने उसे वे रहस्य सिखाए थे जिनसे ड्रोगो उससे और ज्यादा प्रेम करे। डेनेरिस ने अपनी ही मश्क से डोरिया को पानी पिलाया, गीले कपड़े से उसका माथा ठंडा किया, उसका हाथ थामे रखा जब तक वह कांपते हुए मर नहीं गई। तभी और सिर्फ तभी उसने खलासार को आगे बढ़ने की इजाजत दी। उन्हें किसी और यात्री का कोई निशान नहीं मिला। डोथराकी डर डर कर बुदबुदाने लगे कि यह धूमकेतु उन्हें किसी नर्क की ओर ले आया है। एक सुबह काले पत्थरों के बीच पड़ाव डालते हुए डेनेरिस सर जोराह के पास गई। क्या हम भटक गए हैं? उसने पूछा। क्या इस बंजर भूमि का कोई अंत नहीं? अंत है, उन्होंने थके हुए स्वर में कहा। मैंने वे नक्शे देखे हैं जो व्यापारी बनाते हैं, मेरी रानी। सच है कि इधर से बहुत कम काफिले गुजरते हैं, लेकिन पूर्व में महान राज्य हैं, अजूबों से भरे शहर। यीती, कार्थ, छाया के पास अशाई। क्या हम वहां तक जिंदा पहुंच पाएंगे? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। यह रास्ता मेरी कल्पना से भी ज्यादा कठिन है। शूरवीर का चेहरा धूसर और थका हुआ था। खाल ड्रोगो के रक्त स्वारों से लड़ते हुए जो जख्म उसके कूल्हे पर लगा था, वह कभी पूरी तरह भरा नहीं था। घोड़े पर चढ़ते समय उसकी पीड़ा साफ दिखती थी और सवारी करते हुए वह काठी में झुका रहता। शायद अगर हम आगे बढ़ते रहे
तो हमारा नाश तय है। लेकिन इतना मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि अगर हम लौटे तो हम निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। डेनेरिस ने उसके गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। उसे मुस्कुराते देख उसका दिल मजबूत हुआ। मुझे उसके लिए भी मजबूत रहना होगा, उसने कठोरता से सोचा। वह शूरवीर हो सकता है, मगर मैं ड्रैगन का रक्त हूं। अगला जलस्रोत जो उन्हें मिला वह उबलता हुआ था और गंधक की बदबू से भरा, मगर उनकी मशकें लगभग खाली थी। डोथराकी ने पानी को घड़ों और बर्तनों में ठंडा किया और गुनगुना ही पी लिया। स्वाद भले ही घिनौना था, मगर पानी तो पानी था और सब प्यासे थे। डेनेरिस ने क्षितिज की ओर निराशा से देखा। उनके लोगों का 1/3 हिस्सा खो चुका था और फिर भी वह बंजर भूमि सामने फैली हुई थी, बेरहम, लाल और अंतहीन। उसने आंखें उठाकर आकाश में लकीर खींचते धूमकेतु को देखा। यह धूमकेतु मेरी उम्मीदों का मजाक उड़ा रहा है, उसने सोचा। क्या मैंने आधी दुनिया पार की, ड्रैगनों का जन्म देखा, सिर्फ इसलिए कि उनके साथ इस तपते रेगिस्तान में मर जाऊं? वह इस पर विश्वास नहीं करेगी, कभी नहीं। अगले दिन जब भोर फूटी, वे कठोर लाल धरती के एक फटेचिट के मैदान को पार कर रहे थे। जमीन दरारों से भरी थी, जैसे किसी पुराने जख्म की सूखी पपड़ी। डेनेरिस पड़ाव डालने का आदेश देने ही वाली थी कि उसके आगे आगे भेजे गए सवार तेजी से लौट आए। घोड़ों की टापें धूल उड़ा रही थी। एक शहर, खलीसी, वे चिल्लाए। चांद जितना उजला और कुंवारी जितना सुंदर। बस 1 घंटे की सवारी, उससे ज्यादा नहीं। मुझे दिखाओ, डेनेरिस ने कहा। जब वह शहर उसकी नजर के सामने उभरा, गर्मी की झिलमिलाती परत के पीछे सफेद दीवारें और मीनारें चमकती हुई, तो वह इतना सुंदर लगा कि डेनेरिस को यकीन हो गया, यह कोई मृग तृष्णा ही होगी। क्या तुम जानते हो यह जगह कौन सी हो सकती है, सर जोरा? उसने पूछा। निर्वासित शूरवीर ने थके हुए अंदाज में सिर हिलाया। नहीं, मेरी रानी, मैं इतनी दूर पूरब कभी नहीं आया। दूर चमकती सफेद दीवारें विश्राम और सुरक्षा का वादा कर रही थीं, जख्म भरने का, फिर से ताकत पाने का अवसर। डेनेरिस का मन हुआ कि वह सीधे उनकी ओर दौड़ पड़े, मगर उसने अपने आप को रोका और अपने रक्तस्वारों की ओर मुड़ी। मेरे रक्त के रक्त, उसने कहा, हमसे आगे जाओ। इस शहर का नाम पता करो, और यह भी कि हमें यहां कैसा स्वागत मिलने वाला है। आई, खलीसी, अग्गो ने कहा। उसके सवार ज्यादा देर में लौटे नहीं। रखारो अपनी काठी से उतरा। उसके पदकपट्टे से वह विशाल, मुड़ी हुई अराख लटक रही थी, जो डेनेरिस ने उसे तब दी थी जब उसने उसे रक्तस्वार नाम दिया था। यह शहर मरा हुआ है, खलीसी, उसने कहा, बेनाम और देवताहीन। दरवाजे टूटे पड़े हैं, गलियों में बस हवा और मक्खियां चलती हैं। जी की सिहर उठी। जब देवता चले जाते हैं तो रात में दुष्ट भूत दावत उड़ाते हैं। ऐसी जगहों से दूर रहना ही अच्छा होता है। यह जाना पहचाना सत्य है। यह जाना पहचाना सत्य है, इरी ने भी दोहराया। मेरे लिए नहीं, डेनेरिस ने कहा। उसने एड़ लगाई और रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ गई, एक प्राचीन टूटे हुए द्वार के नीचे से एक खामोश गली में। सर जोरा और उसके रक्तस्वार उसके पीछे चले, और फिर धीरे धीरे बाकी डोथराकी भी। यह शहर कितने समय से वीरान था, वह नहीं जान सकती थी। दूर से जो सफेद दीवारें इतनी सुंदर लग रही थीं, पास आकर वे टूटी फूटी और झरती हुई दिखी। भीतर संकरी, टेढ़ी मेढ़ी गलियों का जाल था। इमारतें एक दूसरे से सटी हुई थी, बेजान, चौक जैसी सतहें, बिना खिड़कियों के। हर चीज सफेद थी, जैसे यहां रहने वाले लोगों ने रंगों के बारे में कभी जाना ही न हो। वे उन ढेरों के पास से गुजरे जहां घर धूप में झुलसकर ढह चुके थे, और कहीं कहीं आग के पुराने, फीके निशान दिखे। एक ऐसे चौराहे पर, जहां 6 गलियां मिलती थीं,
डिनेरिस एक खाली संगमरमर के चबूतरे के पास से गुजरी। लगता था डोथराकी पहले भी यहां आ चुके थे। शायद वह गायब मूर्ति अब वेस दोथराक के उन दूसरे चुराए गए देवताओं के बीच खड़ी हो। वह न जाने कितनी बार उसके पास से गुजरी होगी, बिना जाने। उसके कंधे पर बैठे विसेरियन ने फुफकार भरी। उन्होंने एक उजड़े हुए महल के अवशेषों के सामने पड़ाव डाला, एक खुला, हवा से भरा चौक, जहां फर्श की दरारों के बीच डेविल ग्रास उग आया था। डिनेरिस ने लोगों को खंडहरों की तलाशी के लिए भेजा। कुछ अनिच्छा से गए, मगर गए। और थोड़ी ही देर बाद एक बूढ़ा, घावों से भरा आदमी लौट आया, उछलता कूदता, मुस्कुराता हुआ। उसकी बाहें अंजीरों से भरी थी। वे छोटे, सिकुड़े हुए फल थे, मगर उसके लोग उन पर टूट पड़े, एक दूसरे को धक्का देते, छीनते, गालों में ठूंसते हुए, आनंद से चबाते हुए। दूसरे खोजी भी लौटे, बंद दरवाजों के पीछे छिपे गुप्त बागों में फलों के पेड़ों की कहानियां लेकर। अग्गो ने उसे एक आंगन दिखाया, जो बलखाती बेलों और छोटे छोटे हरे अंगूरों से भरा था। और झोगों ने एक कुआं खोज निकाला, जिसका पानी शुद्ध और ठंडा था। मगर उन्होंने हड्डियां भी देखी, बिना दफन किए मरे लोगों की खोपड़ियां, सफेद पड़ी और टूटी हुई। भूत, इरी ने बुदबुदाया। भयानक भूत। हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, खलीसी। यह उनकी जगह है। मुझे भूतों से डर नहीं लगता, डिनेरिस ने कहा। ड्रैगन भूतों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। और अंजीर ज्यादा जरूरी थे। जीकी के साथ जाओ और मेरे नहाने के लिए साफ रेत ढूंढ लाओ, उसने आदेश दिया, और मुझे इन मूर्खतापूर्ण बातों से और परेशान मत करो। अपने तंबू की ठंडी छाया में बैठी डिनेरिस ने अंगीठी पर घोड़े का मांस काला किया और अपने फैसलों के बारे में सोचती रही। यहां भोजन था, पानी था, इतना कि सबका पेट भर सके, और घोड़ों के लिए घास भी थी, जिससे वे फिर से ताकत पा सकें। कितना सुखद होता अगर हर सुबह एक ही जगह आंख खुलती, छायादार बागों में समय बिताया जाता, अंजीर खाए जाते और मनचाहा ठंडा पानी पिया जाता। जब इरी और जीकी सफेद रेत से भरे बर्तन लेकर लौटी, तो डिनेरिस ने कपड़े उतार दिए और उन्हें अपना शरीर साफ करने दिया। आपके बाल वापस आ रहे हैं, खलीसी, जीकी ने कहा, उसकी पीठ से रेत खुरचते हुए। डिनेरिस ने सिर पर हाथ फेरा, नए उगते बालों की नर्म चुभन महसूस की। डोथराकी पुरुष अपने बाल लंबे, तेल लगे जटाओं में रखते थे और हारने पर ही उन्हें काटते थे। शायद मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, उसने सोचा, ताकि उन्हें याद रहे कि ड्रोगो की ताकत अब मेरे भीतर जिंदा है। खाल ड्रोगो बिना बाल कटवाए मरा था, ऐसा घमंड बहुत कम पुरुष कर पाते थे। तंबू के दूसरी ओर रहगल ने हरे पंख फैलाए, फड़फड़ाया और आधा फुट ऊपर उछलकर कालीन पर आ गिरा। उतरते ही उसकी पूंछ गुस्से में इधर उधर कोड़े की तरह चली। उसने सिर उठाया और चीख मारी। अगर मेरे पास पंख होते, डिनेरिस ने सोचा, तो मैं भी उड़ना चाहती। पुराने जमाने में टारगेरियन युद्ध पर जाते वक्त ड्रैगन की पीठ पर सवार होते थे। उसने कल्पना की, ड्रैगन की गर्दन थामे हवा में ऊंचा उड़ना कैसा होगा। यह पहाड़ की चोटी पर खड़े होने जैसा होगा, बल्कि उससे भी बेहतर। नीचे पूरी दुनिया बिछी होगी। अगर मैं बहुत ऊंचा उड़ूं, उसने सोचा, तो शायद सातों राज्य भी दिख जाए और मैं हाथ बढ़ाकर धूमकेतु को छू सकूं। इरी ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उसने बताया कि सर जोराह मॉर्मोंट बाहर खड़े हैं, उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में। उन्हें भीतर भेजो, डिनेरिस ने कहा। रेत से साफ की गई त्वचा सिहर उठी। उसने शेर की खाल अपने ऊपर लपेट ली। हरक्कार डिनेरिस से कहीं बड़ा था, इसलिए उसकी खाल सब कुछ ढक लेती थी, जिसे ढका जाना चाहिए था। मैं आपके लिए एक आड़ू लाया हूं, सर जोराह ने घुटने टेकते हुए कहा। फल इतना छोटा था कि वह उसे हथेली में छिपा सकती थी, और थोड़ा ज्यादा पका भी। मगर पहला कौर लेते ही उसकी मिठास ऐसी थी कि उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे धीरे खाया,
हर निवाले का स्वाद लेते हुए, और सर जोराह उसे उस पेड़ के बारे में बताते रहे जिससे वह तोड़ा गया था, पश्चिमी दीवार के पास के एक बाग में। फल, पानी और छाया, डेनेरिस ने कहा। उसके गाल आड़ू के रस से चिपचिपे थे। देवताओं ने हमें यहां पहुंचाकर हम पर कृपा की है। हमें यहीं विश्राम करना चाहिए जब तक हम मजबूत न हो जाए, शूरवीर ने आग्रह किया। लाल धरती कमजोरों पर दया नहीं करती। मेरी दासियां कहती हैं कि यहां भूत हैं। भूत हर जगह होते हैं, सर जोराह ने नरमी से कहा। जहां भी हम जाते हैं उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। हाँ, उसने सोचा। विसेरिस, खाल ड्रोगो, मेरा बेटा रहेगो, वे सब हमेशा मेरे साथ हैं। अपने भूत का नाम बताओ, जोराह, उसने कहा। तुम मेरे सारे भूतों को जानते हो। उसका चेहरा एकदम स्थिर हो गया। उसका नाम लिनेस था। तुम्हारी पत्नी? मेरी दूसरी पत्नी। डेनेरिस ने देख लिया, उसके लिए यह बोलना दर्दनाक है। फिर भी वह सच जानना चाहती थी। क्या बस इतना ही कहोगे उसके बारे में? शेर की खाल एक कंधे से फिसल गई। उसने उसे फिर से ठीक कर लिया। क्या वह सुंदर थी? बहुत सुंदर। सर जोराह ने नजरें उसके कंधे से उठाकर उसके चेहरे पर टिकाईं। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो लगा जैसे कोई देवी धरती पर उतर आई हो, स्वयं मेढ़ देह धारण किए। उसका जन्म मुझसे कहीं ऊंचा था। वह ओल्ड टाउन के लॉर्ड लेटन हाईटावर की सबसे छोटी बेटी थी। आपके पिता की किंग्स गार्ड का नेतृत्व करने वाला व्हाइट बुल उसका परदादा सा लगता था। हाईटावर एक प्राचीन घराना है, बेहद धनी और बेहद गर्वीला और वफादार, डेनेरिस ने कहा। मुझे याद है, विसेरिस कहता था कि हाईटावर उन लोगों में थे जो मेरे पिता के प्रति सच्चे रहे। हाँ, उसने स्वीकार किया। क्या यह रिश्ता तुम्हारे पिता ने तय किया था? नहीं, वह बोला। हमारी शादी, वह एक लंबी कहानी है और उबाऊ भी, महारानी। मैं आपको उससे परेशान नहीं करना चाहूंगा। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, डेनेरिस ने धीमे स्वर में कहा। कृपया मुझे बताइए। जैसा मेरी रानी का आदेश। सर जोराह ने गहरी सांस ली, भौहें सिकुड़ गईं। मेरा घर। उसे समझे बिना बाकी बात समझ में नहीं आएगी। बेयर आइलैंड सुंदर है, मगर बहुत दूरदराज। पुराने गांठदार ओक के पेड़ और ऊंचे देवदार, कांटेदार झाड़ियों पर खिले फूल, काई से ढकी धूसर चट्टानें और छोटी छोटी नालियां जो खड़ी ढलानों से बर्फ सी ठंडी उतरती हैं। मोरमोंटो का हॉल विशाल लकड़ियों से बना है और उसके चारों ओर मिट्टी की पालिसेड है। कुछ गिने चुने खेतिहर लोगों को छोड़ दें तो मेरे लोग तटों पर रहते हैं और समुद्र से मछलियां पकड़ते हैं। द्वीप बहुत उत्तर में है और हमारी सर्दियां खलीसी, जितनी भयानक आप कल्पना कर सकती हैं, उससे भी ज्यादा। वह कुछ पल रुका, फिर आगे बोला। आवाज में पुरानी यादों की थकान थी। फिर भी वह द्वीप मुझे रास आता था और औरतों की कभी कमी नहीं रही। शादी से पहले और बाद, मछुआरी ने, खेतिहर बेटियां, सब मिली। मैंने कम उम्र में शादी की, अपने पिता की पसंद से, डीपवुड मोट की एक क्लोवर से। 10 साल हम साथ रहे, या करीब करीब उतने ही, फर्क क्या पड़ता है। वह सुंदर नहीं थी, मगर निर्दयी भी नहीं। शायद अपने ढंग से मैं उससे प्रेम करने लगा था, हालांकि हमारे संबंध उत्साह से ज्यादा कर्तव्य के थे। 3 बार उसने वारिस देने की कोशिश में गर्भपात झेले। आखिरी बार के बाद वह कभी संभल नहीं पाई और थोड़े ही समय में चल बसी। डेनेरिस ने उसका हाथ थामा और उंगलियां दबाईं। मुझे आपके लिए सचमुच दुख है, उसने कहा। सर जोराह ने सिर झुकाया। तब तक मेरे पिता काला वस्त्र धारण कर चुके थे, इसलिए मैं अपने अधिकार से बेयर आइलैंड का लॉर्ड था। विवाह के प्रस्तावों की कमी नहीं थी, मगर उससे पहले ही लॉर्ड बैलन ग्रेजॉय ने उस उजूरपर के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया,
और नेड स्टार्क ने अपने मित्र रॉबर्ट की सहायता के लिए अपने बैनर बुला लिए। अंतिम युद्ध पाइके पर हुआ। जब रॉबर्ट के पत्थर फेंकने वाले यंत्रों ने किंग बैलन की दीवार में सेंध लगाई तो मीर का एक पुरोहित सबसे पहले भीतर घुसा, लेकिन मैं भी बहुत पीछे नहीं था। उसी के लिए मुझे शूरवीरी मिली। वह आगे झुका जैसे स्मृति के दृश्य फिर आंखों के सामने आ गए हों। विजय के उत्सव में रॉबर्ट ने आदेश दिया कि लैनिसपोर्ट के बाहर एक टूर्नामेंट हो। वहीं मैंने लिनेस को देखा, मुझसे आधी उम्र की एक युवती। वह ओल्ड टाउन से अपने पिता के साथ आई थी, अपने भाइयों को जॉस्ट करते देखने। मेरी नजर उससे हट ही नहीं पाई। पागलपन में मैंने उससे टूर्नामेंट के लिए अपना पक्ष मांगा, यह सोचकर भी नहीं कि वह मेरी विनती स्वीकार करेगी। मगर उसने कर दी। मैं किसी भी आदमी जितना अच्छा लड़ सकता हूं, खलीसी, वह बोला, पर मैं कभी टूर्नामेंट का शूरवीर नहीं रहा। फिर भी जब लिनेस का पक्ष मेरी बाह पर बंधा था, मैं कोई और ही आदमी बन गया। एक के बाद एक जॉस्ट जीते। लॉर्ड जेसन मैलिस्टर मेरे सामने गिरे और ब्रॉन्ज योहन रॉयस भी। सर राइमन फ्रे, उसका भाई सर होस्टीन, लॉर्ड वेंट, स्ट्रॉन्गबोअर, यहां तक कि किंग्सगार्ड के सर बोरोस ब्लाउंट, सबको मैंने काठी से गिराया। अंतिम मुकाबले में मैंने जैमी लैनिस्टर के खिलाफ 9 भाले तोड़े, मगर नतीजा बराबरी का रहा और किंग रॉबर्ट ने मुझे विजेता की माला दी। मैंने लिनेस को प्रेम और सौंदर्य की रानी का ताज पहनाया और उसी रात उसके पिता के पास जाकर उसका हाथ मांगा। मैं नशे में था, शराब से भी ज्यादा अपनी कीर्ति से। अधिकार से तो मुझे तिरस्कार भरा इनकार मिलना चाहिए था, मगर लॉर्ड लेटन ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लैनिसपोर्ट में ही हमारी शादी हुई और पूरे पखवाड़े तक मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी रहा। सिर्फ एक पखवाड़ा, डिनेरिस ने पूछा। मुझे तो ड्रोगो के साथ मेरे सूरज और सितारे, इससे ज्यादा सुख मिला था। उतना ही समय लगा हमें लैनिसपोर्ट से जहाज में बेयर आइलैंड लौटने में, सर जोराह ने कहा। मेरे घर ने लिनेस को निराश किया। बहुत ठंडा, बहुत नम, बहुत दूर, और मेरा किला बस एक लकड़ी का लंगहौल। न नकाबपोश नृत्य, न मम्मरों के तमाशे, न गेंदे, न मेले। कई मौसम ऐसे बीत जाते कि कोई गायक भी हमारे लिए न आता और द्वीप पर एक भी सुनार नहीं। भोजन तक एक परीक्षा बन गया। मेरे रसोइये को भूनने और स्ट्यू के सिवा कुछ नहीं आता था और लिनेस का मछली और हिरन के मांस से मन जल्दी ही उचट गया। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। मैं उसकी मुस्कान के लिए जीता था। इसलिए मैंने ओल्ड टाउन से नया रसोइया मंगवाया और लैनिसपोर्ट से एक वीणा वादक लाया। सुनार, जौहरी, दर्जी, जो भी वह चाहती, मैंने ढूंढा, मगर वह कभी काफी नहीं था। बेयर आइलैंड भालुओं और पेड़ों में समृद्ध है और बाकी सब में गरीब। मैंने उसके लिए एक सुंदर जहाज बनवाया। हम त्योहारों और मेलों के लिए लैनिसपोर्ट और ओल्ड टाउन गए और एक बार तो ब्रावोस भी, जहां मैंने सूदखोरों से भारी काराजा लिया। टूर्नामेंट के विजेता के रूप में ही मैंने उसका दिल जीता था, इसलिए उसके लिए और टूर्नामेंट खेले, मगर जादू खत्म हो चुका था। मैं फिर कभी अलग नहीं चमका। हर हार का मतलब एक और घोड़ा, एक और जॉस्टिंग का कवच, जिसे छुड़ाना या बदलना पड़ता। खर्च असहनीय हो गया। वह रुक गया, आंखें कहीं दूर टिक गईं। आखिरकार मैंने जोर दिया कि हम घर लौटें, मगर वहां हालात पहले से भी बदतर हो गए। मैं रसोइये और वीणा वादक की तनख्वाह नहीं दे पाता था, और जब मैंने लिनेस के गहने गिरवी रखने की बात की तो वह बेकाबू हो उठी। बाकी सब, सर जोराह की आवाज भर्रा गई। ऐसे काम किए जिनका जिक्र करते हुए भी मुझे शर्म आती है। सोने के लिए, ताकि लिनेस अपने गहने रख सके, अपना वीणा वादक और अपना रसोइया भी। आखिरकार उसकी कीमत मुझे सब कुछ चुकाकर देनी पड़ी। जब मुझे पता चला कि एडवर्ड स्टार्क बेयर आइलैंड आ रहे हैं, तब मैं सम्मान से इतना गिर चुका था कि उनके फैसले का सामना करने के बजाय
मैं उसे लेकर निर्वासन में चला गया। मैंने खुद से कहा, हमारा प्यार ही सब कुछ है। हम लिस भाग गए और उसे संभालने के लिए मैंने अपना जहाज बेच दिया। उसकी आवाज शोक से भारी थी। डेनेरिस और पूछने से हिचक रही थी, मगर उसे जानना जरूरी था कि अंत क्या हुआ। क्या वहां उसकी मौत हो गई? उसने बहुत नरमी से पूछा। सिर्फ मेरे लिए, उसने कहा। 6 महीने में मेरा सारा सोना खत्म हो गया और मुझे भाड़े के सिपाही की नौकरी करनी पड़ी। जब मैं रोइन नदी पर ब्रावोसी से लड़ रहा था, लिनस एक व्यापारी राजकुमार ट्रेगर और मोलन की हवेली में जा बसी। कहते हैं अब वह उसकी मुख्य उपपत्नी है, और यहां तक कि उसकी पत्नी भी उससे डरती है। डेनेरिस सिहर उठी। क्या आप उससे नफरत करते हैं? लगभग उतनी ही जितनी मैं उससे प्रेम करता हूं, सर जोराह ने कहा। मुझे क्षमा करें मेरी रानी, मैं बहुत थक गया हूं। उसने उसे जाने की अनुमति दे दी, लेकिन जैसे ही वह तंबू का पर्दा उठाने लगा, डेनेरिस अपने आप को रोक न सकी। एक आखिरी सवाल, उसने पुकारा। आपकी लेडी लिनस कैसी दिखती थी? सर जोराह उदास मुस्कान के साथ रुका। क्यों? वह कुछ तुम्हारी जैसी दिखती थी, डेनेरिस। उसने गहरा प्रणाम किया। शुभ रात्रि मेरी रानी। डेनेरिस सिहर गई और शेर की खाल अपने चारों ओर कसकर लपेट ली। वह मेरी जैसी दिखती थी। बहुत सी बातें जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, अचानक साफ हो गईं। वह मुझे चाहता है, उसे एहसास हुआ। वह मुझसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा उसने उससे किया, किसी शूरवीर की तरह अपनी रानी से नहीं, बल्कि एक पुरुष की तरह एक स्त्री से। उसने कल्पना करने की कोशिश की, सर जोराह की बाहों में होना, उसे चूमना, उसे सुख देना, उसे अपने भीतर आने देना। मगर कुछ भी सही नहीं लगा। जब उसने आंखें बंद की, उसका चेहरा बार बार ड्रोगो में बदल जाता। खाल ड्रोगो उसका सूरज और सितारे था, उसका पहला और शायद आखिरी भी। मायगी मेरी माजदुर ने कसम खाई थी कि वह कभी जीवित संतान नहीं जनेगी, और कौन सा पुरुष बाज पत्नी चाहेगा, और कौन ड्रोगो की बराबरी कर सकता था जो बिना बाल कटवाए मरा और अब नाइट लैंड्स में सवारी करता है। सितारे उसका खलासार हैं। उसे याद आया सर जोराह की आवाज में वह तड़प, जब उसने बेयर आइलैंड की बात की थी। वह मुझे कभी नहीं पा सकता, उसने सोचा, लेकिन एक दिन मैं उसे उसका घर और उसका सम्मान लौटा सकती हूं। इतना तो मैं उसके लिए कर ही सकती हूं। उस रात कोई भूत उसकी नींद में नहीं आया। उसने ड्रोगो का सपना देखा और उस पहली सवारी का जो उन्होंने शादी की रात साथ की थी। सपने में वे घोड़ों पर नहीं, ड्रैगनों पर सवार थे। अगली सुबह उसने अपने रक्त सवारों को बुलाया। मेरे रक्त के रक्त, उसने तीनों से कहा, मुझे तुम सबकी जरूरत है। तुम में से हर एक 3-3 घोड़े चुने, सबसे मजबूत और सबसे स्वस्थ। जितना पानी और खाना वे उठा सकें, ला दो और मेरे लिए निकल पड़ो। अग्गो दक्षिण पश्चिम जाएगा, रखारो सीधे दक्षिण। जोगो, तुम शेराक किया का पीछा करते हुए दक्षिण पूर्व जाओगे। हमें क्या ढूंढना है, खलीसी? जोगो ने पूछा। जो कुछ भी हो, डेनेरिस ने कहा। जिंदा और मरे हुए, दोनों तरह के शहर, काफिले और लोग, नदियां, झीलें और वह महान नमकीन समुद्र। यह पता करो कि हमारे आगे यह बंजर भूमि कितनी दूर तक फैली है, और उसके उस पार क्या है। जब मैं यहां से निकलूंगी तो आंख मूंदकर फिर आगे नहीं बढ़ूंगी। मुझे पता होगा कि मैं कहां जा रही हूं और वहां कैसे पहुंचना सबसे बेहतर होगा। और वे निकल पड़े। उनके बालों में बंधी घंटियां हल्की हल्की बजती रहीं। डेनेरिस अपने बचे खुचे लोगों के साथ उस जगह ठहर गई जिसे उन्होंने नाम दिया वाइस टोलोरो, हड्डियों का शहर। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन बीतते गए। औरतें मरे हुए बागों से फल तोड़ती,
पुरुष घोड़ों की देखभाल करते, काठिया, रकाब और नाले ठीक करते। बच्चे घुमावदार गलियों में भटकते और पुराने कांसे के सिक्के, बैंगनी कांच के टुकड़े और सांपों जैसी नक्काशी वाले पत्थर के मटके खोज लाते। एक औरत को लाल बिच्छू ने डंक मारा, वही एकमात्र मौत थी। घोड़े फिर से कुछ मांस चढ़ाने लगे। डिनेरिस ने खुद सर जोराह के ज़ख्म की देखभाल की और वह भरने लगा। सबसे पहले रखारो लौटा। उसने बताया कि सीधे दक्षिण में लाल बंजर भूमि अनंत तक फैली है और अंत में जहरीले पानी के किनारे एक उजाड़ तट पर खत्म होती है। यहां से वहां तक बस घूमती रेत, हवा से घिसी चट्टानें और कांटों से भरे पौधे हैं। उसने कसम खाकर कहा कि उसने एक ड्रैगन की हड्डियां देखी, इतनी विशाल कि वह अपने घोड़े को उसके काले जबड़ों के बीच से निकाल ले गया। उसके सिवा उसने कुछ नहीं देखा। डिनेरिस ने रखारो को अपने सबसे ताकतवर 12 आदमियों की जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें आदेश दिया कि वे चौक की पक्की जमीन उखाड़ दें ताकि नीचे की मिट्टी तक पहुंचा जा सके। अगर पत्थरों की दरारों में डेविल ग्रास उग सकता है तो पत्थर हटने पर दूसरी घास भी उगेगी। कुओं की कोई कमी नहीं थी, पानी भरपूर था। बीज मिल जाए तो यह चौक फिर से खिल सकता था। इसके बाद अग्गो लौटा। उसने कसम खाकर बताया कि दक्षिण पश्चिम की ओर जमीन जली हुई और उजाड़ है। उसने वायस टोलोरो से भी छोटे मगर उसी जैसे 2 और शहरों के खंडहर देखे थे। एक शहर लोहे की जंग लगी भालों पर चढ़ी खोपड़ियों की गोल घेराबंदी से घिरा था, इसलिए वह भीतर जाने का साहस नहीं कर सका। दूसरे में वह जितना हो सका उतना भीतर गया। वहीं से उसे एक लोहे का कंगन मिला जिसमें अंगूठे जितना बड़ा बिना तराशा हुआ अग्नियोपल जड़ा था। कुछ पुराने ग्रंथ भी थे मगर वे सूखकर भुरभुरा चुके थे, इसलिए अग्गो ने उन्हें वहीं छोड़ दिया। डिनेरिस ने उसे धन्यवाद दिया और शहर के फाटकों की मरम्मत पर ध्यान देने को कहा। अगर प्राचीन समय में दुश्मन इस बंजर भूमि को पार करके इन शहरों को नष्ट कर सके, उसने कहा, तो वे फिर भी आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हमें तैयार रहना होगा। जोगो इतनी देर तक नहीं लौटा कि डिनेरिस को डर होने लगा, कहीं वह खो तो नहीं गया। लेकिन जब लगभग सबने उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, तभी वह दक्षिण पूर्व से सवारी करता हुआ दिखाई दिया। अग्गो द्वारा तैनात किए गए एक पहरेदार ने सबसे पहले उसे देखा और जोर से पुकारा। डिनेरिस खुद दीवार की ओर दौड़ी। वह सचमुच आ रहा था, मगर अकेला नहीं। उसके पीछे 3 अजीब वेशभूषा वाले अजनबी सवार थे, भद्दे, कुबड़ वाले प्राणियों पर बैठे जो किसी भी घोड़े से कहीं बड़े थे। वे शहर के फाटक के सामने रुके और ऊपर दीवार पर खड़ी डिनेरिस को देखने लगे। मेरे रक्त के रक्त, जोगो ने पुकारा, मैं महान शहर कार्थ तक गया था और लौटकर 3 ऐसे लोगों को लाया हूं जो आपको अपनी आंखों से देखना चाहते थे। डिनेरिस ने नीचे खड़े अजनबियों को गौर से देखा। मैं यहीं खड़ी हूं, उसने कहा। देख लो, अगर यही तुम्हारी इच्छा है। मगर पहले अपने नाम बताओ। नीले होठों वाला पीला आदमी भारी कर्कश डोथराकी में बोला। मैं पायट प्री हूं, महान वालॉक। नाक में गहने पहने गंजे आदमी ने फ्री सिटीज की वेलेरियन भाषा में कहा। मैं ज़ेरो जोआन डैक्सोस हूं, कार्थ के 13 का एक व्यापारी राजकुमार। लकड़ी की चमकदार मुखौटा पहने स्त्री ने 7 राज्यों की आम भाषा में कहा। मैं छाया की क्वाइट हूं। हम ड्रैगनों की खोज में आए हैं। डिनेरिस टारगेरियन ने दीवार से नीचे देखते हुए शांत मगर अडिग स्वर में कहा, और खोजने की जरूरत नहीं, तुम उन्हें पा चुके हो। उस पल वायस टोलोरो की टूटी दीवारों के भीतर जैसे हवा भी ठहर गई। लाल बंजर भूमि के बीच खड़ी यह युवती, जिसके पास न सेना थी न सोना, अब उन प्राणियों की मां थी जिन्हें दुनिया सिर्फ कथाओं में जानती थी। और दूर क्षितिज पर शियराक किया अब भी आकाश को चीरता हुआ जल रहा था। तो दोस्तों, यही था अ क्लैश ऑफ किंग्स में डिनेरिस टारगेरियन के इस अध्याय का पूरा सफर।
भूख, मौत, उम्मीद और अंत में ड्रैगनों की पुकार। आगे कार्ड की चमक है, रहस्य हैं, साजिशें हैं और यह सवाल भी कि क्या दुनिया सच में मदर ऑफ ड्रैगन्स के लिए तैयार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जुड़े रहिए फिक्शन वर्स के साथ। अगले भाग में ड्रैगन सिर्फ उड़ेंगे नहीं, किस्मतें भी जलेंगी।